नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और कहना चाहिए महत्वपूर्ण सवाल के इर्द-गिर्द बात करने वाले हैं। जी। सवाल ये कि क्या उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए जिन्हें हमारी न्याय व्यवस्था की किसी गलती से मान लीजिए झूठे मुकदमों में फंसाकर सालों साल जेल में रखा गया, और फिर बाद में अदालत ने कहा कि भाई आप तो बेगुनाह थे। बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ कोई कानूनी दांव पेच का नहीं है, ये तो इंसानियत से जुड़ा है ना, वो न्याय की जो हमारी समझ है उससे जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। आप सोचिए ना, किसी की जिंदगी के इतने साल, शायद सबसे कीमती साल, वो एक ऐसे जुर्म के लिए जेल में काट दे जो उसने किया ही नहीं। सही बात है। उसकी आजादी, उसका मान सम्मान, उसका भविष्य, सब कुछ दांव पर लग जाता है। तो जब ऐसा सिस्टम की किसी चूक या कभी कभी बदनीयती से भी होता है, तो सवाल तो उठता ही है कि क्या सिर्फ ये कह देना कि ठीक है आप जा सकते हैं काफी है, या फिर उस बर्बादी की कोई कीमत होनी चाहिए। और इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश सुप्रीम कोर्ट में आजकल चल रही है। हमारे पास लॉ ट्रेंड वेबसाइट का एक लेख है जो इसी सुनवाई पर रोशनी डाल रहा है। अच्छा। तो आज हमारा मकसद है इसी लेख के सहारे इस पूरे मामले की तह तक जाना, समझना कि इसके मायने क्या हैं, इसके पहलू क्या हैं। जी। और ये लेख, जैसा कि अक्सर होता है, एक बहुत ही दर्दनाक, झकझोर देने वाली कहानी से शुरू होता है। एक ऐसा मामला जिसने सुप्रीम कोर्ट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, कहानी महाराष्ट्र की है। सोचिए, एक व्यक्ति, लेख बताता है कि गरीब पृष्ठभूमि से है, उसे 2013 में गिरफ्तार किया जाता है। और आरोप बहुत संगीन, एक नाबालिग के बलात्कार और हत्या का। ओह, बहुत ही गंभीर। और मामला यही नहीं रुकता। 2019 में, मतलब गिरफ्तारी के कोई 6 साल बाद, ठाणे की एक ट्रायल कोर्ट उसे सीधे मौत की सजा सुना देती है। मौत की सजा? यानी निचली अदालत को सबूत इतने पुख्ता लगे होंगे। हाँ, कम से कम उस वक्त तो यही लगा। लेकिन फिर पूरी कहानी पलट जाती है। 2025 में, यानी गिरफ्तारी के लगभग 12 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ वो मौत की सजा पलटता है, बल्कि उसे पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर देता है। सोचिए, 12 साल जेल में, जिसमें से 6 साल मौत की सजा के खौफ में। अविश्वसनीय। 12 साल? पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? मतलब क्या कोई नए सबूत सामने आए? नहीं, कोई नए सबूत नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि जो सबूत पेश किए गए थे वो पुलिस ने गढ़े थे, झूठे थे, मनगढ़ंत थे। क्या कह रहे हैं? पुलिस ने गढ़े थे? हाँ, अदालत ने साफ कहा कि पुलिस ने झूठे साक्ष्य तैयार किए। अब ये सोचिए, ये किसी एक अफसर की गलती नहीं, ये तो पूरी जांच प्रक्रिया पर, हमारे सिस्टम पर कितना बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल। और उस व्यक्ति की मानसिक हालत की कल्पना कीजिए। 6 साल इस डर में जीना कि कभी भी फांसी हो सकती है, और फिर पता चले कि सारा मामला ही फर्जी था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। 12 साल की कैद, 6 साल मौत का डर, और अंत में मिला बेगुनाही का तमगा। लेकिन सवाल वो है, क्या ये तमगा उन खोए हुए सालों को लौटा सकता है? शायद नहीं, कभी नहीं। और इसीलिए, जैसा कि आपने कहा, अब उस व्यक्ति ने मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाँ। और उसकी याचिका, जो हैदराबाद की NSLR यूनिवर्सिटी की स्क्वायर सर्कल क्लिनिक की मदद से दायर हुई है, वो सिर्फ दया नहीं मांग रहे। अच्छा। वो एक संवैधानिक अधिकार का दावा कर रही है। उनका मुख्य तर्क है कि ये जो झूठा मुकदमा चला, ये जो अवैध कैद हुई, ये संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का खुला उल्लंघन था। अनुच्छेद 21 हमारे संविधान की आत्मा जिसे कहते हैं। तो मतलब याचिका ये कह रही है कि जब पुलिस जैसी राज्य की एजेंसी ही ये मौलिक अधिकार छीन ले, तो सिर्फ रिहाई काफी नहीं, राज्य को हर्जाना देना होगा। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत की बात हो रही है, सख्त दायित्व या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। सख्त दायित्व, ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर राज्य की एजेंसियों के काम से, चाहे वो जानबूझकर की गई गलती हो या सिर्फ लापरवाही, किसी नागरिक को नुकसान पहुंचता है, तो राज्य को उसकी भरपाई करनी होगी। ये साबित करना जरूरी नहीं कि गलती जानबूझकर की गई थी। अच्छा। नुकसान हो गया और वो राज्य की एजेंसी के कारण हुआ, तो राज्य जिम्मेदार है। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है इसके। ये तो वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। मतलब राज्य ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि अरे वो तो फलाने अफसर की गलती थी। एजेंसी राज्य की है तो जिम्मेदारी भी राज्य की। सही। और लगता है सुप्रीम कोर्ट भी इस तर्क की, इसकी गहराई को समझ रहा है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा भी कि इस तरह के मामलों में, मतलब गलत गिरफ्तारी, मुकदमा और सजा,
मुआवजे के अधिकार पर वो जो भी फैसला देंगे उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। दूरगामी असर। बिल्कुल। और इसी गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सिर्फ याचिकाकर्ता और राज्य के वकीलों को ही नहीं सुना, बल्कि देश के दो सबसे बड़े कानूनी अधिकारियों, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, दोनों से इस मुश्किल कानूनी सवाल पर मदद मांगी है, उनकी राय मांगी है। ये तो बड़ी बात है। इससे तो साफ लगता है कि कोर्ट इसे सिर्फ एक व्यक्ति के मुआवजे का केस नहीं मान रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है कि वो एक स्थायी कानूनी ढांचा या सिद्धांत बनाने पर विचार कर रहे हैं जो भविष्य में ऐसे सभी पीड़ितों पर लागू हो सके। याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे, सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम, उन्होंने भी यही बात जोर देकर कही। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि ऐसे मामलों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश मतलब गाइडलाइंस बनाई जाएं। उनका कहना था कि ये सिर्फ पीड़ित को राहत देने की बात नहीं है, ये तो अनुच्छेद 21 को सही मायने में लागू करने, उसका सम्मान सुनिश्चित करने का सवाल है। और गोपाल सुब्रमण्यम ने एक और बहुत अहम बात उठाई। उन्होंने 2018 की भारत के विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट संख्या 277 का जिक्र किया। लॉ कमीशन रिपोर्ट 277, उसमें क्या था? जानना दिलचस्प है कि लॉ कमीशन जो कानूनी सुधारों पर सरकार को सलाह देता है, वो 2018 में ही ये सिफारिश कर चुका है कि ऐसी स्थितियां जिन्हें वो न्यायिक भूल या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कहते हैं, उनके पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक खास कानून बनना चाहिए। अच्छा, तो ये विचार नया नहीं है। लॉ कमीशन 2018 में ही कह चुका है, पर सवाल यह है कि अगर सिफारिश पहले से थी तो अब तक कानून बना क्यों नहीं? क्या कोई पेचीदगियां हैं इसमें? ये वाजिब सवाल है। देखिए, लॉ कमीशन की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी तो होती नहीं है, वो सलाह होती हैं। कानून बनाना अंत में संसद का काम है। सही। तो हो सकता है सरकारों ने इसे उतनी प्राथमिकता ना दी हो, या फिर इसके जो वित्तीय प्रभाव है, मतलब सरकारी खजाने पर जो बोझ पड़ेगा, उसको लेकर चिंताएं रही हो। हाँ, ये भी हो सकता है। और ये तय करना भी तो एक चुनौती है कि न्यायिक भूल आखिर माना किसे जाए, मुआवजा कितना हो, कैसे तय हो। शायद इन्हीं सब वजह से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के दखल से इस मुद्दे को एक नई जान मिली है। और जैसा कि लेख में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इसी मसले पर 2 और याचिकाएं पहले से कोर्ट में थी। जी हाँ। तो कोर्ट ने उन सबको इस ताज़ा मामले के साथ जोड़कर सुनने का फैसला किया है। हाँ, ये जो क्लबिंग होती है याचिकाओं की, ये भी यही दिखाता है कि अदालत एक व्यापक नजरिया अपनाना चाहती है। वो अलग अलग मामलों में अलग अलग फैसले देने के बजाय एक तुल्य सिद्धांत, एक सुसंगत नीति बनाना चाहती है। मतलब मुद्दा अब सिर्फ व्यक्तिगत मुआवजे का नहीं रहा। नहीं, उससे कहीं आगे बढ़कर ये अब व्यवस्था के जवाबदेही का, मतलब सिस्टमिक अकाउंटेबिलिटी का बन गया है। संदेश साफ है, अगर जांच एजेंसियां या अभियोजन पक्ष लापरवाही करते हैं या बदनीयती दिखाते हैं जिससे किसी बेगुनाह की जिंदगी तबाह हो जाती है, तो सिस्टम को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये तो वाकई क्रांतिकारी हो सकता है। अभी तक तो हमारे सिस्टम में क्या होता है, अगर कोई सालों बाद बरी हो भी गया तो ज्यादा से ज्यादा कह लिया जाता है कि चलो न्याय हुआ, देर से ही सही। हाँ, देर आए दुरुस्त आई वाला हिसाब। पर उन खोए हुए सालों का क्या? उस सामाजिक बहिष्कार का क्या? उस मानसिक पीड़ा का क्या जो उसने और उसके परिवार ने सही? उसका तो कोई हिसाब ही नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक औपचारिक मुआवजा प्रणाली कम से कम इस नुकसान को स्वीकार तो करेगी, ये मानेगी कि किसी व्यक्ति का समय, उसकी आज़ादी, उसकी इज्जत, ये सब अमूल्य है। और अगर राज्य की गलती से ये छिनता है तो राज्य का नैतिक और कानूनी दोनों दायित्व बनता है कि वो उसकी भरपाई करे। और ये सिर्फ पीड़ित के लिए राहत नहीं होगी, शायद ये जांच एजेंसियों पर भी एक दबाव बनाएगा कि वो बेहतर काम करें, निष्पक्ष काम करें। उन्हें पता होगा कि उनकी गलती की एक कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल सवाल आता है, मुआवजा तय कैसे होगा? क्या इसका कोई फॉर्मूला बन सकता है? मतलब क्या जेल में बिताए हर साल की एक तय कीमत होगी, या फिर व्यक्ति की उम्र, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी कमाई की क्षमता जो अब शायद खत्म हो गई, उसके परिवार पर जो असर पड़ा, इन सब बातों को भी वजन दिया जाएगा। हाँ, यही सब। ये बहुत ही व्यावहारिक और कठिन सवाल है। बिल्कुल है। और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन्हीं सब पहलुओं पर विचार करेगा जब वो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की मदद लेगा।
देखिए, मुआवजा सिर्फ नाम मात्र का या सांकेतिक नहीं होना चाहिए। सही बात है। उसे वास्तविक नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा को जो चोट पहुंची, जो मानसिक आघात लगा, भविष्य के जो अवसर खो गए, इन सब को शामिल करने पर विचार होना चाहिए। आसान नहीं होगा, पर नामुमकिन भी नहीं है। क्या दुनिया में कहीं और ऐसे मॉडल हैं? मतलब क्या दूसरे देशों में ऐसा होता है कि गलत सजा पाने वालों को मुआवजा मिले? हाँ, बिल्कुल। कई विकसित देशों में, जैसे यूके है, कनाडा, जर्मनी और अमेरिका के भी कुछ राज्यों में, गलत दोष सिद्धि यानी रॉन्गफुल कन्विक्शन के पीड़ितों के लिए मुआवजे के बाकायदा कानूनी प्रावधान हैं। अच्छा। हाँ, हर जगह का मॉडल थोड़ा अलग है। कहीं एक स्वतंत्र कमीशन मुआवजा तय करता है, कहीं अदालतें तय करती हैं, कहीं जेल में बिताए समय के आधार पर एक फिक्स्ड रकम दी जाती है, तो कहीं केस टू केस बेसिस पर नुकसान का पूरा आकलन होता है। तो भारत इन मॉडल से सीख सकता है? हाँ, बिल्कुल। उनका अध्ययन करके अपनी परिस्थितियों के हिसाब से एक सही व्यवस्था बना सकता है। जरूरी यह है कि जो भी प्रक्रिया बने वो पारदर्शी हो और पीड़ित को मुआवजा पाने के लिए और ज्यादा चक्कर ना काटने पड़े। लेकिन एक चिंता ये भी तो हो सकती है कि अगर मुआवजे का दरवाजा खुल गया तो कहीं झूठे दावों की बाढ़ ना आ जाए। क्या हर कोई जो बरी होगा वो मुआवजा मांगने लगेगा? इससे सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा? निश्चित रूप से ये चिंताएं जायज हैं और अदालत को एक संतुलन बनाना होगा। शायद मुआवजे का अधिकार हर बरी होने वाले व्यक्ति को ना मिले। हाँ, ऐसा हो सकता है। इसके लिए शायद ये साबित करना जरूरी हो कि मुकदमा दुर्भावनापूर्ण था, मतलब मलिशियस प्रोसिक्यूशन था, या जांच में बहुत बड़ी लापरवाही हुई थी। सिर्फ सबूतों के अभाव में बरी होना शायद काफी ना हो। वो सीमा रेखा, वो थ्रेशोल्ड क्या हो, ये तय करना बहुत अहम होगा। और जहां तक वित्तीय बोझ का सवाल है, तो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा की कीमत आंकते समय शायद वित्तीय बोझ को सबसे बड़ा फैक्टर नहीं बनाना चाहिए। न्याय की कीमत तो होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ये बात तो सही है, लेकिन क्या सिर्फ मुआवजा दे देना ही काफी है? ये तो नुकसान हो जाने के बाद की राहत हुई ना। क्या हमें उस जड़ पर चोट करने की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से ऐसे झूठे मामले बनते ही हैं? आप बिल्कुल सही मुद्दे पर आ रहे हैं। मुआवजा जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन ये इलाज का सिर्फ एक हिस्सा है। असली चुनौती तो उस बीमारी को ही खत्म करने की है। मतलब व्यवस्था में ऐसे सुधार करना कि बेगुनाह लोग फंसे ही नहीं। इसके लिए पुलिस सुधारों की जरूरत है, ताकि जांच निष्पक्ष हो, सबूत गढ़ने जैसी चीजें बंद हों। हाँ, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल बंद हो। बिल्कुल। जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के लिए मजबूत तरीके चाहिए। अभियोजन पक्ष, मतलब जो केस चलाते हैं सरकार की तरफ से, उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो कमजोर या बनावटी मामलों को कोर्ट तक ना लाएं। फोरेंसिक जांच की क्वालिटी सुधारनी होगी। शायद जजों को भी ऐसे मामलों में ज्यादा सतर्क रहने की ट्रेनिंग की जरूरत है। तो कुल मिला के देखें, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सिर्फ एक मुआवजे का मामला नहीं है। ये तो हमारी न्याय प्रणाली के एक बहुत अहम पहलू को सुधारने का, उसे ज्यादा मानवीय, ज्यादा जवाबदेह बनाने का एक बड़ा अवसर है। बिल्कुल। ये सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 की आत्मा से जुड़ा है। अगर राज्य, जिसकी जिम्मेदारी है नागरिक की रक्षा करना, वही उसकी जिंदगी और आजादी छीनने का कारण बन जाए, तो उसे इसकी भरपाई करनी ही होगी। मुआवजे की एक स्पष्ट और न्याय संगत रूपरेखा बनाना इसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये न सिर्फ उन पीड़ितों को कुछ राहत देगा, बल्कि भविष्य के लिए एक नज़ीर भी पेश करेगा। और शायद उम्मीद है कि सिस्टम में बैठे लोगों को थोड़ा और सावधान और जिम्मेदार बनाएगा। तो आज हमने देखा कि कैसे एक दर्दनाक व्यक्तिगत कहानी ने सुप्रीम कोर्ट को हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बहुत बड़े संभावित बदलाव की दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी। ये सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई या उसके मुआवजे का मामला नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि क्या हम एक समाज के तौर पर उन बेगुनाहों के खोए हुए सालों की कोई कीमत आंकने को तैयार हैं, जिनकी जिंदगी व्यवस्था की किसी चूक या विफलता ने छीन ली। और ये बातचीत सिर्फ कानूनी या अकादमिक दायरे तक सीमित नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारे कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट होने के दावे से जुड़ी है। कैसे? क्या राज्य सिर्फ एक कानून लागू करने वाली मशीन है, या उसके अपने नागरिकों के प्रति एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी भी है, खासकर तब जब उसी की मशीनरी से कोई गलती हो जाए? मुआवजे का ये ढांचा इसी नैतिक जिम्मेदारी को एक ठोस रूप देने का प्रयास होगा। ये चर्चा हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या पैसा,
क्या पैसा वाकई उन जख्मों को भर सकता है जो सालों की नाजायज कैद, सामाजिक अपमान और मानसिक यंत्रणा से मिलते हैं? शायद नहीं। मुश्किल सवाल है। तो मुआवजे के साथ साथ और कौन से ऐसे ढांचागत बदलाव जरूरी हैं जो ये पक्का करें कि भविष्य में किसी और को ऐसी नाइंसाफी का सामना ना करना पड़े? ये महज एक कानूनी बहस नहीं है, ये हमारे न्याय के बोध का, हमारी व्यवस्था की आत्मा का परीक्षण है। और ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।